नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। देखिए, मैं कई दिनों से ईवीएस की क्लास नहीं ले पा रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी पर्सनल। तो आइए आज हम ईवीएस की जो क्लास लेंगे इसमें टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 4 तक कवर करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट है जो बहुत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल देते हुए हम चलेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, परिवार की उत्पत्ति के उद्दीकाशी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकाइवर, बी है बेकोफन और मॉर्गन, सी है अरस्तु और डी है ओकबर्न। तो देखिए, जो उद्दीकाय सिद्धांत था, ठीक ना, इसके जो प्रतिपादक थे बेकोफन और मॉर्गन थे, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में यही बताया गया कि जो प्रारंभिक जो समाज था उस समय परिवार का जो स्वरूप आज जैसा नहीं था, इस समय जैसा नहीं था। उस समय क्या था कि बहुविवाह था, एक लोग कई विवाह कर लेते थे। फिर धीरे धीरे अग्रसर होते हुए एकल विवाह पर आकर क्या हुआ है, विकसित हुआ, ठीक ना। पहले बहुत विवाह कर लेते थे कई लोग, देखे नहीं, फिर राजा महाराजा की 3-3 रानियाँ, 4-4 रानियाँ ऐसे होती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एकल विवाह पर आकर विकसित होने लगा। वही बात उद्दीकाशी सिद्धांत में बताया गया है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्राथमिक समाजीकरण का मुख्य एजेंट कौन था या कौन सा है? प्राथमिक समाजीकरण का मुख्य एजेंट कौन सा है? विद्यालय, मीडिया, परिवार, धार्मिक संस्था। तो देखिए, इसमें क्या है ना, प्राथमिक समाजीकरण जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने परिवार के ही संपर्क में आता है, ठीक ना। जब परिवार के संपर्क में आता है तो वहीं से भाषा, संस्कार, समाज के नियम को सीखता है। फिर जब यह नियम को सीखता है उसके बाद विद्यालय की ओर अग्रसित होता है। तो इसलिए समाज का जो प्राथमिक नियम समाजीकरण क्या होगा, परिवार, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। एकल परिवार का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? ऑप्शन 1 है बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास, बी है श्रम का विभाजन, सी है सामाजिक सुरक्षा और डी आर्थिक रूप से कम खर्च। तो देखिए, जो एकल परिवार होता है ना, तो जो एकल परिवार होता है इसमें क्या होता है कि जो इसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, ठीक ना। तो अविवाहित बच्चे रहेंगे तो क्या होगा कि इसमें कम लोग रहेंगे, एकल परिवार में कम लोग रहेंगे। जब कम लोग रहते हैं तो अपने काम को खुद वो करते हैं और सीखते हैं, ठीक ना, जिससे क्या होता है, आत्मनिर्भरता और त्वरित निर्णय लेने में क्षमता बढ़ती है, ठीक ना। आत्मविश्वास और तुरंत जो भी अपना निर्णय लेना है उससे क्या होता है कि क्षमता का विकास होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शारदा एक्ट 1929 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन नंबर 1 है बाल श्रम, बी है दहेज प्रथा, सी है बाल विवाह और डी है अनिवार्य शिक्षा। तो देखिए, ये जो शारदा एक्ट है 1929 में आया था, ये जो कानून बना था इसमें क्या था, बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी, ठीक ना। इसके तहत शुरुआत में लड़कियों की जो शादी होती थी उनकी जो न्यूनतम आयु थी वह 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए थी शारदा एक्ट के तहत, ठीक ना। तो शारदा एक्ट के तहत, ठीक ना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल विवाह से संबंधित है, ठीक ना। किसके प्रयासों से हुआ था? हरविलास शारदा की
प्रयास से, ठीक ना, डॉक्टर हरविलास शारदा के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिवार एक ऐसा समूह है जो पुरुष और स्त्री के बीच पर्याप्त रूप से निश्चित यौन संबंधों पर आधारित होता है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन नंबर 1 है किंग्सले डेविस, बी है मैकाइवर एवं पेज, सी है मर्डोक और डी है लूसी मेयर। तो देखिए जो परिभाषा जो दिए हैं मैकाइवर और पेज ने दी है, ठीक ना। इन्होंने, इनकी एक पुस्तक है सोसाइटी, ठीक ना, इसमें ये परिभाषा दिए हैं, ये बात कहे हैं, जो बच्चों के जन्म और उनके पालन पोषण को सुनिश्चित करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? मैकाइवर एवं पेज। जिस परिवार में सत्ता या वंश परंपरा माता के नाम से चलती है उसे क्या कहते हैं? पितृ सत्यात्मक परिवार, मातृ सत्यात्मक परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार। तो देखिए जिस परिवार में अगर माता घर की मुखिया होती है और संपत्ति का हस्ताक्षर भी माता से पुत्र को होता है, तो भारत में जैसे है गारो और खासी जनजातियों में ऐसा परिवार पाया जाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मातृ सत्यात्मक परिवार, ठीक ना। ये भारत में किस कहाँ पाया जाता है? गारो जनजाति और खासी जनजातियों में यह परिवार पाया जाता है, मातृ सत्यात्मक परिवार, ठीक ना। अगला देखेंगे, खेल कूद बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक है? केवल शारीरिक विकास करते हैं, केवल मानसिक विकास करते हैं, सामाजिक शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास करते हैं, समय बिताने का साधन है। तो देखिए केवल शब्द जो होता है ना निगेटिव होता है, तो काट दो। बच्चा क्या सामाजिक शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। देखिए खेल से बच्चों की मांसपेशियां मजबूत होती है, जैसे शारीरिक, और जैसे मान लीजिए टीम में खेलने से सहयोग की भावना होती है, और सामाजिक में हार जीत को संभालना सीखते हैं, मतलब हार गए तो भी उसको कंट्रोल करते हैं, जीतते तो भी कंट्रोल करते हैं। ये सब संज्ञानात्मक विकास होता है इसलिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध रक्त संबंध के अंतर्गत आता है? पति पत्नी का संबंध, सास बहू का संबंध, माता पुत्र का संबंध, जीजा साले का संबंध। तो करा रक्त संबंध के समूह आता है। ब्लड होता है ना, डीएनए जांच होती है तो उससे पता चलता है किसका बच्चा है, ठीक ना। इसको बोलते हैं जैविक संबंध, ठीक ना, जो जन्मजात होता है, जबकि पति पत्नी का संबंध विवाह पर आधारित होता है। जो पति पत्नी का जो संबंध होता है वो विवाह पर आधारित होता है, उसमें रक्त का संबंध नहीं होता है। माता और पुत्र का संबंध में ही रक्त का संबंध होता है, ठीक ना, ये ध्यान रहे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, संयुक्त परिवार की एक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक होना, बी है सामूहिक रसोई और संपत्ति का होना, केवल 2 पीढ़ियों का होना, बच्चों के विकास में बाधा। तो देखिए तो न विकास में बाधा की होगी, न केवल 2 पीढ़ी की होगी, स्वतंत्रता भी नहीं उतना मिलती है जब सामूहिक होता है, तो संयुक्त परिवार होता है। तो देखिए सामूहिक रसोई और संपत्ति का होना, सब संपत्ति और रसोई जो है एक ही में होती है। तो संयुक्त परिवार होता कैसे? जिसमें दादा दादी माता पिता और उनके पुत्र, विवाहित पुत्र सब लोग रहते हैं, ठीक ना, और भोजन एक ही जगह बनता है और संपत्ति एक ही लोगों के इशारे पर चलती है। अगला क्वेश्चन, बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976, 1986, 1996, 2006। तो यह कब पारित किया गया था? बाल श्रम प्रतिषेध और अधिनियम, विनिमय अधिनियम, ठीक ना। तो ये जो पारित किया 1986 में।
इसका सही जवाब हो जाएगा 1986 में। इसमें क्या कहा गया था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम कराना क्या है, उद्योगों में कारखानों में काम कराना खतरनाक है, जो कानूनी अपराध है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, मैकाइवर के अनुसार मित्रों के बीच होने वाले वर्गीकरण में कौन सा शामिल नहीं है? मित्रों के बीच होने वाले वर्गीकरण में कौन सा शामिल नहीं है? उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, भलाई या अच्छाई की मित्रता, दिखावे की मित्रता। तो देखिए, जो मित्रता होती है ना, उपयोगिता की भी मित्रता होती है, आनंद की भी मित्रता होती है, और भलाई और अच्छाई की मित्रता होती है, लेकिन दिखावे की मित्रता नहीं होती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों का प्रथम गुरु किसे माना जाता है? पिता को, शिक्षक को, माता को, मित्र को। तो देखिए, जो प्रथम गुरु होते हैं वह माता होती है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चा सबसे पहले अपने माता की आवाज़ को पहचानता है और उसी के व्यवहार का अनुकरण करता है। ठीक ना। इसलिए बालक की प्रथम शिक्षिका या गुरु किसे माना जाता है? माता को। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब टॉपिक 2 वाला, क्वाशियोरकर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा। तो देखिए, जो क्वाशियोरकर रोग होता है यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो छोटे बच्चे में क्या होता है, प्रोटीन की भारी कमी हो जाती है, जिसके कारण बच्चे का पेट बाहर निकल जाता है और हाथ पैर पतले होने लगते हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो देखिए, जल, बी सी, जल 2 अक्षर होता है, इसे याद कर लीजिए। ये जल में घुलनशील है, तो इसमें कहाँ है? विटामिन सी वाला जो है जल में घुलनशील है, और बाकी विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? कैल्शियम और विटामिन डी की, आयरन और विटामिन सी की, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, मैग्नीशियम और विटामिन ए की। तो देखिए, दूध में जो होता है आयरन नहीं होता है। ठीक ना। और विटामिन सी भी नहीं होती है, तो इसीलिए इसको संतुलित आहार नहीं माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? नाइट्रोजन, जस्ता जिसको जिंक बोलते हैं, पोटेशियम और फास्फोरस। तो देखिए, जो धान का जो खैरा नामक रोग होता है यह जस्ता मतलब जिंक की कमी के कारण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिंक मार दीजिए धान में, हरिया जाएगा, रोग जो लगेगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक ना। इसमें क्या होता है ना, यह रोग की कमी से क्या होता है, धान की जो पत्तियां होती है पीली और कत्थई रंग में होने लगती है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ। तो देखिए, जो टाइफाइड होता है ना वह जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। ठीक ना। ये दूषित पानी और भोजन के सेवन करने से फैलता है। दूषित भोजन करेंगे, दूषित पानी पिएंगे तो इससे फैलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन सा है? जो मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। तो देखिए, जो ऊर्जा प्राप्त करता है वह कार्बोहाइड्रेट है। ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक ना। लेकिन हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा है कार्बोहाइड्रेट। ठीक ना।
जैसे ग्लूकोज, स्टार्च का उपयोग करते हैं, जिससे शरीर में तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। मिनी माता रोग जल में किस धातु के घुलने से होता है? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा, लेड या सीसा। तो देखिए, जो मिनी माता रोग होता है यह पारा की कमी के कारण होता है। जल में जब पारा की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है? मिनी माता रोग होता है। यह जापान में खाड़ी देशों में यह दूषित पानी जो था, पारा जो था वह फैल गया था पानी में, और मछलियाँ सब खाई, और मछलियाँ जब खाई तो उन मछलियों को मार करके आदमी खाए, तो आदमी खाए तो वह बीमार पड़ने लगे। इसमें क्या होता है? मिनी मात्रा में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ORS का घोल किस बीमारी के उपचार में दिया जाता है? एनीमिया, दस्त या डायरिया, रतौंधी या गलगंड। तो देखिए, इसमें जो दिया जाता है दस्त या डायरिया में, ठीक ना। जैसे उल्टी होती है, पेट झड़ता है, तो उसमें ये दिया जाता है। ठीक ना। पानी की कमी होती है, शरीर में होने लगती है, और नमक की कमी होने लगती है, तो इसको ठीक करने के लिए इसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन के। तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है यह? विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर कहीं कट जाता है तो खून एकदम बहने लगता है, और थक्का नहीं बनाता है कि खून रुके। ठीक ना। अगला देखेंगे, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए पाशुचीकरण विधि की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो देखिए, पाशुचीकरण की जो खोज की थी जिससे भोजन सुरक्षित रह सके, यह लुई पास्चर ने की थी। पाशुचीकरण मतलब लुई पास्चर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, दूध को खराब होने से बचाने के लिए इस विधि की खोज की गई थी, जिसमें दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म करना और उसको अचानक ठंडा किया जाता है, जिससे बैक्टीरिया नष्ट हो जाए। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, मैसूर, हैदराबाद। तो देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था जो है यह मैसूर में स्थित है। कहाँ है? मैसूर में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत आधिकारिक रूप से कब की गई? 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2015, 26 जनवरी 2015, 2 अक्टूबर 2019। तो देखिए, जो आधिकारिक रूप से की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को, गांधी जी की जयंती पर। ठीक ना। उस समय गांधी जी की कौन सी जयंती थी? 145वीं। ठीक ना, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब जो टॉपिक है आवास और आश्रय से है, प्रश्न मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 25 देखने से पहले वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सुपर फास्ट रिवीजन है, क्योंकि अब पेपर ज़्यादा दिन नहीं बचा है, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, तो हम प्रैक्टिस के माध्यम से आपको लोगों को रिवीजन करा रहे हैं। तो देखिए, असम में अक्सर बाढ़ आने के कारण वहाँ के लोग किस प्रकार के घरों में रहते हैं? मिट्टी और झाड़ियों के घर, बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर, पत्थर और लकड़ी के ढालू छत वाले घर, बर्फ के बने घर। तो देखिए, असम जो होता है ना, असम में बारिश ज़्यादा होती है। बारिश ज़्यादा होने के कारण बाढ़ आ जाती है। ठीक ना। जब बाढ़ आ जाती है तो लोगों को ऊंचाई चाहिए, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं? 10 से 12 फीट ऊंचे मजबूत बांस के खंभा गाड़ते हैं और उस पर घर बनाते हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? जब 10 से 12 फीट ऊंचे मजबूत बांस पर खंभे बनाए जाते हैं बारिश होने के कारण, बाढ़ आने के डर से, तो इसका सही आंसर बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इग्लू नामक अस्थायी आवास का निर्माण
किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है एस्किमो जनजाति, भेटिया जनजाति, पिग्मी जनजाति और टोंडा जनजाति। तो देखिए ये जो किया जाता है एस्किमो जनजाति के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, यह ध्रुवीय या बर्फीली क्षेत्रों में रहने वाले एस्किमो जनजाति होती है। वह बर्फ़ के टुकड़ों को जोड़कर गुंबदाकार घर बनाती है, जिसे क्या बोला जाता है? इग्लू बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि हवा बाहर निकल जाती है, जो अंदर की हवा होती है वह बाहर निकल जाती है, ठीक ना, और जिसके कारण अंदर गर्मी बनी रहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग मुख्य रूप से किस काम के लिए करते हैं? मेहमानों को बैठने के लिए, अनाज व पशुओं को रखने के लिए, खुद सोने के लिए, रसोई बनाने के लिए। देखिए जो लद्दाख के लोग होते हैं ऊपरी मंजिल पर रहते हैं और निचली मंजिल पर खाद्य सामग्री और पशु को रखने के लिए बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशीदार नावें जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होती है क्या कहलाती है? डोंगा, शिकारा या हाउस बोट या तरी या फेरी। तो देखिए जो कश्मीर में होती है उसको हम शिकारा या हाउस बोट कहते हैं। क्या कहते हैं? शिकारा या हाउस बोट। यह जो है झेलम नदी और डल झील में तैरते हुए सुंदर लकड़ी के घर हाउस बोट कहलाते हैं। जो झेलम नदी और डल झील में जो नाव जैसे होती है ना, तैरती है, तो वह ऐसे बनाते हैं तो पूरा घर जैसे लगता है, ठीक ना, सुंदर लगता है बाहर से देखने में, ठीक, और नक्काशेदार होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? कह रहा है जो मिट्टी के घर होते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है वह मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर, केरल, राजस्थान, उत्तराखंड। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में, क्योंकि कटीली झाड़ियों से वो जब छत बनाते हैं तो वह ठंडा रहता है और जो दीवारें होती है वो मोटी मिट्टी से बनी होती है। मिट्टी की दीवारें जो मोटी मोटी होती है जिससे गर्मी अंदर नहीं जाती है, ठीक ना, जिससे वहाँ पर क्या होता है? ठंडा रहता है। गोबर से भी लिपा जाता है ताकि कीड़े न आए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनाली या हिमाचल प्रदेश में घरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? केवल बांस और पत्तियां, पत्थर और लकड़ी, ईंट और सीमेंट की समतल छतें, केवल मिट्टी और गोबर। तो देखिए जो मनाली हिमाचल प्रदेश है इसमें क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक ना। यहाँ पर बारिश और बर्फ़ दोनों गिरती है, ठीक ना, इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ की जो घरों की छत होती है ढालें बनाई जाती है और दीवार में पत्थर और लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पत्थर और लकड़ी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अरण्य या पेड़ों के कोटर में अपना आश्रय बनाता है? मतलब जो पेड़ में खोखला होता है ना उसमें रहता है। कठफोड़वा, शेर, खरगोश, कछुआ। तो देखिए जो खोखला बनाता है कौन? कठफोड़वा क्या करता है? मार मार के अपने टोट से तने को, जो पेड़ में तना होता है उसको बिल बना देता है, छेद बना देता है और घोंसला उसी बना लेता है, उसी में रहता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, डोंगा नामक घर जिसमें स्थानीय लोग रहते हैं और अलग अलग कमरे में होते हैं कहाँ देखने को मिलते हैं? केरल और बैक वाटर में, कश्मीर की डल झील में, असम की ब्रह्मपुत्र नदी में, उड़ीसा की चिल्का झील में। तो देखिए जो कश्मीर की जो डल झील है
उसमें डोंगा नामक रहते जो स्थानीय लोगों के लिए होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हाउस बोट होता है ना वह पर्यटन के लिए होता है, और जो डोंगा नामक घर होता है वह स्थानीय लोग रहते हैं उसमें, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है क्योंकि बगुला मनोरंजन के लिए बैठता है, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध होता है, बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो देखिए यह इसलिए बैठता है बगुला और कौवा भैंस के ऊपर, ताकि जो कीड़े होते हैं भैंस के ऊपर, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जैसे ढील हुआ, किडनी हुई, ये सब क्या करते हैं, खाते हैं। ये खा भी लेते हैं, इनका पेट भी भर जाता है और भैंस को आराम भी मिल जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पक्षी अपना घोंसला मुख्य रूप से क्यों बनाते हैं? सर्दियों से बचने के लिए, केवल अंडे देने के लिए, रात में आराम करने के लिए, शिकारियों से छिपने के लिए। तो देखिए जो पक्षी अपना घोंसला सिर्फ इसीलिए बनाते हैं उसमें अंडे दे सके, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केवल अंडे देने के लिए, ठीक ना। अधिकांश पक्षी जो होते हैं साल भर घोंसला में नहीं रहते, वे केवल प्रजनन काल में अंडे देने और बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद उस घोंसले को छोड़ देते हैं जब बच्चा सीख जाता है उड़ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? कौवा, गौरैया, कबूतर, शखर, खोरा। तो देखिए जो कौवा होता है ना यह सबसे ऊपर बनाता है, टहनियों से, तार से, ठीक ना, लोहे की तार से टहनियाँ को ले जा कर के बनाता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए चील जो होती है वो सबसे ऊंचे पेड़ पर सबसे बड़ा घोंसला बनाती है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिबियन किस प्रकार का कृत्रिम आश्रय है? मछलियों को रखने का स्थान, छोटे पौधों और स्थलीय जीवों को प्रकृति रूप में देखने या रखने का कांच का डिब्बा, पक्षियों के उड़ने का बड़ा पिंजरा, मधुमक्खियों के पालन का स्थान। कर है बिबियन किस प्रकार का कृत्रिम आश्रय है? तो देखिए जो छोटे पौधे और स्थलीय जीवों को प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक रूप में रखने का कांच का डिब्बा होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं देखे नहीं ये हॉस्पिटल वगैरह में जैसे कहीं जाते हैं जहाँ पर अच्छा एक चिड़ियाघर में जाते हैं तो उसमें पानी भर दिया जाता है कांच के डिब्बा में और मछलियाँ छोड़ी जाती है तो ताकि वो प्राकृतिक रूप से उसमें पड़ी रहे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए टॉपिक चौथा है पेड़ पौधे और जीव जंतु, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए। घटपड़ी पौधा कीटों का शिकार क्यों करता है? ऑप्शन नंबर एक है अपनी ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करने के लिए, बी है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, सी है पानी की कमी को पूरा करने के लिए, परागण के लिए। जो देखिए घटपड़ी पौधा होता है ना वो कीटों का शिकार इसलिए करता है कि वह उसको नाइट्रोजन की कमी होती है तो नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वह करता है, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय क्षेत्र में, ठीक ना। कहाँ पाया जाता है? मेघालय क्षेत्रों में। यह क्या करता है ना, मेढकों को, कीड़े मकोड़े को, चूहे को चालाकी से फंसाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर एक है यह केवल राजस्थान के रेगिस्तान में पाया जाता है, बी है इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, सी कह रहा है इसके तने में पत्तियां बहुत अधिक होती है, और डी कह रहा है इसके तने में गोंद निकलता है। तो देखिए जो होता है इसकी जो तने होती है
इसकी जो जड़ें होती है ज़मीन की बहुत अधिक गहराई तक जाती है, जब तक कि वो पानी तक नहीं पहुंच जाए तब तक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यह लगभग पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना नीचे तक गहराई तक इसकी जड़ जाती है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने में सहायता करता है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो देखिए जो एथिलीन है ना, ये एक पादप हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में काम आता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे किस गैस को अवशोषित करते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बी है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सी है नाइट्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और डी है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और नाइट्रोजन छोड़ते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सजीवों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? कैरोलस लिनियस, बी है R.H. व्हिटेकर और सी अरस्तु और डी है थियोफ्रेस्ट। तो कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? R.H. व्हिटेकर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ का उदाहरण नहीं है? गाजर, मूली, आलू, शकरकंद। देखिए आलू जो है ये जड़ नहीं होता है, नीचे रहता है लेकिन ये तना होता है। ठीक ना। और गाजर, मूली और शकरकंद क्या है? जड़ है। ये सब जो होता है परीक्षा में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आलू ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, खेजड़ी वृक्ष के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 1 है यह वृक्ष मुख्य रूप से रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। बी है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। सी कह रहा है इसकी छाल का उपयोग दवा बनाने में होता है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगते। और डी कह रहा है यह छायादार वृक्ष नहीं है। तो देखिए इसकी जो छाल होती है दवा बनाने में उपयोग में आती है। ऐसा भी है, वो तो कुनैन की आती है। ठीक ना, कुनैन नामक वृक्ष तो होगा नहीं, यह छायादार वृक्ष नहीं है। जो खेजड़ी वृक्ष है यह क्या है? छायादार वृक्ष नहीं है, यही असत्य है। ये छायादार वृक्ष है लेकिन यहाँ पर असत्य पूछा है ना, तो इसलिए नहीं है। ये भी सत्य है, दवा भी बनाई जाती है खेजड़ी वृक्ष से और ये इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। ये अधिक जल की आवश्यकता भी नहीं इसको होती है। ये रेगिस्तानों क्षेत्र में पाई जाती है, सही बात है। लेकिन ये छायादार वृक्ष नहीं, ये ऑप्शन नंबर ये गलत है। तो यहाँ पर असत्य पूछा है तो गलत वाला सही माना जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन। तो देखिए यहाँ पर एक नाइट्रोजन जो होता है यह कमी होती है वहाँ पर उस मृदा में, जिसके कारण कीटभक्षी जो पौधे होते हैं वह कीटों को खा करके नाइट्रोजन को पूरा करते हैं। कीटभक्षी पौधे का नाम कोई बताए? जैसे नेपेंथिस, डायोनिया होता है और एक ड्रोसेरा होता है। ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है? छिपकली, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ। उभयचर मतलब धरती पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, स्थल पर भी और पानी में। तो मेढक जो होता है स्थल पर भी रहता है, पानी में भी रहता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में जल का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, एपिडर्मिस। तो देखिए जल का जाइलम ऐसे याद कर लीजिए।
तो जाइलम के द्वारा, ठीक है ना। जल का जाइलम जड़ों की से पत्तियों तक जल में ले जाना। फ्लोएम का जो काम होता है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पूरे पौधों तक पहुंचाना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केचुआ को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? यह हानिकारक कीटों को खा जाता है, यह मिट्टी को खोदकर खोखला और हवादार बनाता है जिसमें मिट्टी उपजाऊ होती है, यह खरपतवार नष्ट करता है, यह पौधों को सीधे नाइट्रोजन देता है। तो देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह मिट्टी को खोखला और हवादार बनाता है जिसमें मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? 1972, 1973, 1980, 1986। तो देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, ठीक है। आप पहला टाइगर रिजर्व जो है प्रोजेक्ट रिजर्व पहला प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिनकोना पेड़ से के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार की दवा बनाने में किया जाता है? पत्तियां, जड़, छाल, बीज। तो जो सिनकोना का जो छाल होता है उससे दवा बनाई जाती है मलेरिया की, ठीक ना, जो बुखार में काम आती है और अत्यधिक प्रभावशाली भी है वो ये, ठीक ना। आज का आखिरी क्वेश्चन 50वां देखेंगे, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा सर्प जहरीला नहीं होता? नाग, करैट, डुबोइया, अजगर। तो देखिए, जो अजगर होता है यह जहरीला नहीं होता है, ठीक ना। हमारे देश में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, ठीक, 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से? देखिए, नाग, करैट, डुबोइया और अफाई, ठीक ना। देखिए, अजगर में क्या आता है, जहर नहीं होता, बस शिकार को जकड़ कर मारता है। ठीक, रसेल वाइपर, रसेल वाइपर। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा क्योंकि पेपर अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तैयारी को तेज करिए।